नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो क्रूड और भड़केगा या लुढ़केगा, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि आप देखिए कि कच्चा तेल ऊंचाई पर पहुंच गया, मतलब 3 दिन में क्रूड का भाव सबसे ज्यादा हो गया है। $124 प्रति बैरल के लेवल को गुरुवार को क्रूड ने पार किया और एक हफ्ते में करीब 10% की तेजी आई है कच्चे तेल में और महीने भर में 25% तक क्रूड के दाम बढ़ गए हैं। मतलब क्रूड मार्केट में पिछले कुछ महीनों में कमाल की हलचल हुई है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद कच्चा तेल बढ़कर 140 के आसपास तुरंत पहुंच गया। बहुत बड़ा पैनिक मचा क्रूड के मार्केट में, लेकिन उस समय ये लग रहा था कि जब युद्ध के हालात ठीक होंगे तो कच्चे तेल के दाम कम हो जाएंगे। हुए भी दाम कम बाद में, लेकिन एक बार फिर से क्रूड का मार्केट उबलने लगा है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार का उबाल ज़्यादा टिकाऊ है या ये उबाल भी जल्द ठंडा पड़ जाएगा। इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ हैं आर.एस. पांडे साहब, पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी। हमारे साथ आर.एस. शर्मा जी हैं, पूर्व चेयरमैन ONGC के, और साथ ही किशोर नारने हैं, एसोसिएट डायरेक्टर मोतीलाल ओसवाल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल आर.एस. शर्मा जी आपसे होगा। सर, आपसे लगातार हमारी बात भी हुई है कच्चे तेल के मसले पर। इस बार की जो तेजी है इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह बताई जा रही है। एक तो ये कि अमेरिका में क्रूड का स्टॉक कम हुआ है, गैसोलीन की डिमांड बहुत बढ़ रही है और आगे चूंकि यूएस में पीक ड्राइविंग सीजन है तो और डिमांड बढ़ने की बात हो रही है। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसने क्रूड कीमतों को सपोर्ट दिया है। रूस से जो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई होना था वो लगातार कम हो रहा है, उसको लेकर नई नई पाबंदियां आ रही हैं, इसका एक बड़ा फैक्टर रहा। और तीसरा बड़ा फैक्टर था चाइना में जब शुरुआत में शंघाई में लॉकडाउन लगा, उसके बाद हालात ठीक हुए, एक्सपोर्ट के आंकड़े बहुत बेहतर आए। मई के महीने में तो 17% के आसपास एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो ये लगने लगा था कि अब चाइना से डिमांड बढ़ जाएगी और चाइना चूंकि दूसरा बड़ा कंज्यूमर है दुनिया का, तो वहां से एक बड़ी उम्मीद जगी थी। ये उम्मीद जगी ही थी कि अब ये बुझने भी लगी है क्योंकि एक बार फिर से शंघाई में लॉकडाउन लगने की खबर आ गई है। तो अब आप जरा बताएं कि ऐसे माहौल में क्रूड का मार्केट आपको कितना टिकाऊ लग रहा है? मृत्युंजय, एक तो मेरी बातचीत होती रहती है। अभी मैं अपने गुरुजी को देख रहा हूँ, साथ में आर.एस. पांडे जी, तो उनके रहते हुए मुझे लगता नहीं कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ जो भी कुछ मैं बोलूंगा मुझे करेक्ट करेंगे वो, जो कि हमेशा करते रहे हैं। अभी जो हालात देखिए, मेरी आपसे मैं लगातार बोलता रहा हूँ कि जो फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से क्रूड ऑयल के दामों में कमी आने की गुंजाइश नहीं है। ऊपर ही जाएगा, कितना ऊपर जाएगा अभी मालूम नहीं। आज सवेरे खबर गोल्डमैन सैक्स बोलता है कि जुलाई सितंबर क्वार्टर में $140 रहेगा, और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ये इस वक्त जो दाम है 124, ये अभी तक का हाईएस्ट एवर है। इफ यू लुक इनटू द एक्सचेंज रेट ऑफ US डॉलर वर्सेस रुपीस, $147 जब गया था उस वक्त जो एक्सचेंज रेट को आज के एक्सचेंज रेट से लगाया जाए, आप देखो डॉलर में भी कितनी जो है तेजी आ गई है। डॉलर दुनिया की सभी करेंसीज के मुकाबले में बहुत तेजी से चल रहा है। हमारा भी जो है रुपये काफी गिर गया है। तो ये जो है हालात काफी परेशानी वाले हैं और आगे आगे हालात जो मैं देखता हूँ और भी परेशानी वाले होने वाले हैं। मुझे कोई इसमें लगता नहीं कि कोई ऐसा ट्रिगर होगा कि दाम कम हो गए। अभी ओपेक उन्होंने जो डिसीजन लिया था कि जो है क्रूड का जो इंक्रीज करेंगे 4.32 से 6.48 करेंगे जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में। फिर क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं जी, ये तो जो सितंबर का जो कोटा 4.38 का है उसको ये 2 महीने के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो उससे तो कोई उस चीज का असर नहीं हुआ। अभी ये जो समर मंथ्स में जो है कंजम्पशन लेवल बढ़ते जा रहे हैं। हमारे अपने देश में मई के महीने में जो है जो पेट्रोल डीजल की खपत सबसे ज्यादा रही है। तो अभी जो डिमांड सप्लाई का जो हालात देखते हुए, द गैप बिटवीन द स्पेयर कैपेसिटी इज कमिंग डाउन। जितने भी जो पॉइंटर्स इंडिकेटर्स फंडामेंटल्स वाले हैं वो सभी यही दिशा दिखाते हैं
कि क्रूड के दामों में और तेजी आने वाली है। कितनी और तेजी आने वाली है ये समय बताएगा, और शायद मेरे गुरुजी बैठे हैं वो बताएंगे। तो आप कह रहे हैं कि मतलब कच्चे तेल में अभी तेजी की ही संभावना है, गिरावट की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। तो अब पांडे जी, सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जरा बताएं कि अभी जो ग्लोबल हालात हैं, मतलब ग्लोबल हालात अगर हम देखें तो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, लेकिन दूसरी तरफ चाइना जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, वहां पर अब नई चिंता आ गई है कोरोना को लेकर। शंघाई बीजिंग में कोरोना का अलर्ट है, शंघाई के 7 जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाने का ऐलान हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब क्रूड की कीमतों को अमेरिका की डिमांड ड्राइव करेगा या चाइना में जो नई चिंता आई है कोरोना की वो मार्केट पर दबाव बढ़ाएगा? शर्मा जी ठीक कह रहे थे। ये सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस तो चल रहा है, खास करके जब से यूरोप का सैंक्शन का अनाउंसमेंट, फाइनल अनाउंसमेंट हो गया कि 90% तक हम कमी कर देंगे जो रशिया से ऑयल आता है। ये बहुत बड़ी कमी है और डिमांड आजकल टेम्पररी यूएस में बढ़ गए हैं, चाइना में बढ़ गए थे, अभी भी बढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा कल से जो लॉकडाउन लगा है उसका थोड़ा असर है। मिला जुला के जो स्थिति है वो पूरी दुनिया में इस साल 100 मिलियन बैरल पर डे से थोड़ा ऊपर ही कंजम्पशन होने की उम्मीद है और ये पिछले साल से करीब 2-2.5 मिलियन बैरल ज्यादा है। इधर रशिया में कमी आने की उम्मीद है 2 से 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन। ये भरपाई कहां से होगी? डिमांड में थोड़ी बहुत अगर कमी भी आ जाए तो ये भरपाई दिख नहीं रही है और यही कारण है कि ये दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड लग रही है। अब इसमें दो और बातें हैं। एक तो रशिया कहीं और भेजे, उसके लिए इंश्योरेंस की दिक्कत है, इंश्योरेंस पर भी बैन लगा दिया हुआ है। तो जाएगा कैसे? पाइपलाइन से थोड़ा जा सकता है, वो अभी अलाउड है, लेकिन जब तक इसकी भरपाई नहीं होगी ये दाम बढ़ते रहेंगे और भरपाई अगर नहीं होगी तो ये लोग जो 140, 150, 175 की बात कर रहे हैं वो उसी एजम्पशन पर कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं दो बातें और कहना चाहूंगा। एक, अमेरिका चुप बैठा हुआ नहीं है। ये जो सऊदी अरबिया से 2 मिलियन बैरल जो एडवांस प्रोडक्शन की बात शर्मा जी भी कह रहे थे जो हुआ है, ये अमेरिका के दबाव में हुआ है। अभी भी अमेरिका की ये चाहत है और वहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, वहाँ दाम और बढ़ेंगे तो अभी जो वहाँ के शासक लोग हैं उन पर भी असर पड़ेगा। इसलिए हर कोशिश हो रही है कि रशिया का ऑयल किसी तरह से दूसरी जगह जाए। कैसे जाएगा? रशिया को इकोनॉमिक दिक्कत भी पहुंचानी है, उसके रेवेन्यू में कमी करनी है। अभी तक ये सारे एफर्ट्स के बावजूद रशिया के रेवेन्यू में तो खास कमी नहीं आई, तो कैसे कमी आएगी? दो तरीके लोग सोच रहे हैं। एक तो ये कि ये जो इंश्योरेंस है इसको फैसिलिटेट किया जाए, प्रोवाइडेड कुछ कम दाम पे रशियन सामान बिके। चाइना और इंडिया हम लोग ले रहे हैं, चाइना भी ले रहा है रशिया से, लेकिन डिस्काउंट थोड़े हैं। वो डिस्काउंट का भी ऑफसेट हो जा रहा है टू सम एक्सटेंट, वो जो फ्रेट वगैरह ज्यादा है और इंश्योरेंस में जो दिक्कत है उसके चलते, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्काउंट तो है ही, फायदा तो है ही चाइना को भी और इंडिया को। अब अमेरिका की ये सोच है कि रशिया चाइना और इंडिया को सप्लाई करे, लेकिन एक दाम से ऊपर ना जाए। अगर ये बातें बन जाती हैं तो रशियन ऑयल किसी न किसी रूप में चाइना को, इंडिया को या कहीं और जाएगा। फिर सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस इतना नहीं रहेगा, फिर भी रहेगा क्योंकि डिमांड बढ़ गए। अब ये कैसे तय होगा? यदि सेकेंडरी सैंक्शंस लगाते हैं चाइना और इंडिया पर, तो चाइना और इंडिया को भी वो शायद एक्सेप्ट ना हो, लेकिन इसकी चर्चा भीतर भीतर चल रही है। इंश्योरेंस का भी एक खास दाम से अगर कम पर बेचेंगे तो इंश्योरेंस फैसिलिटेट कर देंगे,
तो ओवरऑल अगर ग्लोबल सप्लाई डिमांड में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस नहीं हुआ तो ये 150 और 170 वाली बात नहीं होगी, लेकिन अभी भी बढ़े हुए लेवल हैं। ये 124 भी बहुत बढ़ा हुआ लेवल है, हमारे जैसी इकोनॉमी के लिए तो बहुत संकट की स्थिति है। अब इससे कम होने की उम्मीद तो अभी नहीं है, लेकिन अमेरिका का प्रयास जारी है कि सप्लीमेंट्री और जो भी तरीके हों ये सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस ना होने। लेकिन अगर ये सेकेंडरी सैंक्शंस की बात ज्यादा चली, चाइना इंडिया एग्री नहीं हुए और यदि एक ऐसा दाम तय किया गया जिसमें रसिया को अगर अच्छा नहीं लगेगा, उसको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अभी तो उसको ऐसे ही ये विंडफॉल प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो रसिया वाले प्रोडक्शन बंद करने की सोचेंगे। अच्छा। और यदि रसिया ने प्रोडक्शन बंद करने की बात सोची तब रियली हाहाकार मच जाएगा। ओके, ये अभी जी ये सर आपने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा डिटेल एनालिसिस आपने कच्चे तेल के ऊपर किया है। और आपने कहा कि अभी फंडामेंटली क्रूड का मार्केट बहुत स्ट्रांग है प्राइस के लिहाज से, लिहाजा इस भाव से नीचे आने की संभावना कच्चे तेल की नहीं है, ऊपर ही बने रहेंगे। और यही बात शर्मा जी ने कही। अब किशोर जी आप जरा बताइए सर कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जो ब्रोकरेज हाउस हैं, उन्होंने भी अपना टारगेट रिवाइज कर दिया है। बार्कलेज ने जो प्राइस टारगेट है $11 बढ़ा दिया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि $150 तक भी कच्चा तेल जा सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब भी दाम बढ़ते हैं, पहले भी हमने देखा है, तब इस तरह के टारगेट आते हैं, लेकिन कई बार होता है कि टारगेट तो आते हैं लेकिन दाम उसके बाद गिरने शुरू हो जाते हैं। आपका आकलन क्या कहता है, क्या वाकई इस बार की तेजी बहुत सस्टेनेबल तेजी है? किशोर जी। गुड इवनिंग मृत्युंजय। आई थिंक यहाँ पे हम लोग पहले का जो हमारे हाउस व्यू था $128 के आसपास का जो हाउस व्यू था, वो 2 क्वार्टर पहले का जो व्यू था। बट आई थिंक जो हालात है यहाँ पे, जैसा दोनों पैनलिस्ट से बहुत डिटेल ने समझा है कि देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ सप्लाई और स्पेशली हालांकि ओनली रशियन सीबॉर्न ऑयल का जो बैन हुआ है यूरोप में, काफी लोगों को लग सकता है कि रशिया दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट वहां पे जो शिपिंग का जो इंश्योरेंस के ऊपर उन लोग ने जो व्यू अपनाया है कि इंश्योरेंस हम लोग देंगे नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट इज concentrated in लंदन एंड यूरोप। तो अगर शिप्स को इंश्योरेंस नहीं मिलता है, कई जगह पे वो डॉकिंग नहीं हो सकता है, शिप्स जो वेसल्स है वो शायद अवेलेबल नहीं रहेंगे रशियन ऑयल के लिए। तो उससे मेरे हिसाब से अगर 2 मिलियन से मतलब ये ईयर एंड तक भी 3 मिलियन बैरल्स शायद मार्केट से एब्सेंट हो जाएगा। मुश्किल से सऊदी ऑलरेडी 11 मिलियन बैरल्स के आसपास आउटपुट कर रहे हैं, मुश्किल से और 1 मिलियन बैरल्स भी अगर ओपेक से बढ़ाना बहुत ही स्ट्रेच रहेगा उनके रिसोर्सेस के ऊपर भी। और जो क्या है कि रिजर्व प्रोडक्शन है वर्ल्ड का, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल तक जाएगा। अगर कहीं पे भी कुछ जो रिस्क प्रीमियम है, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, इन दैट केस देयर इज नो स्पेयर प्रोडक्शन अवेलेबल, वो जो रिस्क प्रीमियम वो बिल्ड होता जाएगा। मेरे हिसाब से आई थिंक $147-150 तक डेफिनेटली आकलन है और हमको भी लगता है। बट जैसा आपका क्वेश्चन है कि उसके बाद कई बार हम लोग ने देखा है कि तुरंत गिर जाता है, बिकॉज पोस्ट लेमन $143 भी गया था, उसके बाद दिसंबर तक भी हम लोग वापस $40 में पहुंच गए थे। ये हो सकता है अगर सडनली वॉर कॉल ऑफ हो गया देन, बट सैंक्शंस तुरंत विथड्रॉ नहीं होगा। अभी यहाँ पे अगर वॉर कॉल ऑफ भी हो गया तो भी सैंक्शंस विथड्रॉ नहीं होगा। एक जो हो सकता है यहाँ पर रिस्क फैक्टर है, अगर ईरान के साथ अगर न्यूक्लियर डील हो गया और ईरान का सप्लाई सडनली मार्केट में आ जाता है, ऑलरेडी जो इरानियन सप्लाई है थोड़ा बहुत, बट अगर देयर इज अ सरप्लस कैपेसिटी व्हिच कुड बी क्रिएटेड देयर, कि अगर उन चक्कर में आपको सडनली एक फॉल मिल सकता है, दैट इज द ओनली रिस्क फैक्टर वी हैव। ओके, ठीक है। तो मतलब सारे एक्सपर्ट एक ही बात कह रहे हैं कि फंडामेंटली क्रूड का मार्केट अभी बहुत अंडर करंट है और ऐसे में बहुत ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर फंडामेंटल मजबूत हैं, चाइना के फैक्टर को इग्नोर किया जा रहा है, चाइना में ये भी बात कही गई कि अगर डिमांड घट भी जाती है तो जो सप्लाई डेफिसिट है वो कंपनसेट होना बहुत मुश्किल काम है। तो अब सवाल ये है कि फिर यहाँ से अगला लेवल क्रूड का क्या? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो रूस को हम माइनस रूस बात कर रहे हैं। अगर ये ऐसा तो है नहीं कि रूस यूक्रेन का युद्ध अब तक पूरी जिंदगी चलता रहेगा, तो
अगर वहाँ पर कुछ पॉजिटिव सिग्नल आते हैं, रूस की सप्लाई मार्केट में आती है, तब क्रूड मार्केट का क्या होगा? इस पर बात ब्रेक के बाद बने रही है। बॉस 12 बजे से पहले छोड़ता नहीं है। मकान मालिक 12 बजे के बाद दरवाजा खोलता नहीं है। अब क्या करें, घर पर आया है, पति तो अपना है। सिग्नेचर ग्लोबल समझता है आपका दर्द, इसीलिए हम कहते हैं अपना घर तो अपना ही होता है। सिग्नेचर ग्लोबल। वी आर सेलिंग द विंडोज, और सपने जो है ना खिड़कियों से ही देखे जाते हैं। बट नाउ वी वांट टू बी द कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर द एंटायर of your house cavity. GM Online Media presents India's most responsible companies, only on Zee Business. Kalyan, Dombivli and Titwala are getting transformed. Now experience an opulent life, unlimited amenities, a magnificent view, excellent connectivity and a luxurious lifestyle. With Regency Avana, Anantam and Sarvam, bookings are on. Visit today and book your dream home at an affordable price before it's too late. Call the numbers provided on the screen to book now. ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हम बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कच्चे तेल का भाव क्या हो सकता है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। शर्मा जी, अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि सप्लाई ग्लोबल मार्केट में कम है, डिमांड ज़्यादा है, और रूस क्योंकि एक बड़ा सप्लायर है क्रूड का, दुनिया के टॉप 3 प्रोड्यूसर में रूस शामिल है। 10-11 मिलियन बैरल रोज का प्रोडक्शन रूस का हुआ करता था। अगर ये सप्लाई बेशक 2-4-6 महीने बाद ही या उसके बाद भी अगर मान लीजिए ये बात तय हो जाए कि हाँ रूस यूक्रेन का पूरा मामला ठीक हो गया और ये सप्लाई के लिए फिर से, ये बात ठीक है कि उसमें वक्त लगेगा, जो सैंक्शन है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी होता है। तब क्या क्रूड ने जिस रफ्तार से छलांग लगाई है, क्या उसी रफ्तार से गोता भी लगा सकता है? मैं बड़े साफ तौर पे अपना विचार दूंगा, नहीं। क्योंकि दूसरे भी जो कारण हैं, आप खाली एक उसको लेके नहीं चलिए। और मेरी आपसे लगातार बात होती रही है, ये यूक्रेन वॉर को तो अभी चालू हुए 3-3.5 महीने हुए हैं, उससे पहले से ही क्रूड तेल का दाम जो है $90 क्रॉस कर चुका था। जब से मैं जनवरी से, जब से COP26 हुआ है, उसके बाद से ये जो उसमें जो क्लाइमेट जो लॉबी है, उनके हिसाब से जो है तेल का उत्पादन नहीं बढ़ना चाहिए। ये बैंक, फाइनेंशियल्स कंपनी, सॉवरेन फंड्स वगैरह उनको फाइनेंस नहीं करेंगे, नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। और उसके बाद से जो है जैसे नॉर्मलाइज हो रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो गैप जो है डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप लगातार कम होता जा रहा है। दूसरे भी जो ओपेक के देश हैं वो भी अपना, जिनका उनको कोटा है उतना भी वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन जो है कंफर्टेबल नहीं है। और आई ऑल्सो फील ये जो दिस क्लाइमेट लॉबी का जो भी एनवायरनमेंट लॉबी है, ग्रीन ब्रिगेड जो है, हम भी उनके साथ हैं कि जो है ग्लोबल वार्मिंग कम होनी चाहिए। पर ये है कि एनर्जी तो बेसिक नीड है ना, उसके बगैर तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल नहीं सकती हैं। ठीक बात और हमारे अपने देश में जो है अभी जो एनर्जी कंजम्पशन है, इट इज 1/3 ऑफ ग्लोबल एवरेज। हम 18% दुनिया की जनसंख्या है। हाँ। तो ये सब हालात जो हैं, इसमें डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई में इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी मेरे हिसाब से ये ऐसा बना रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बना रहेगा और अभी दाम कम होने की गुंजाइश नहीं है। और जो बात आपने ओपेक प्लस का जिक्र किया,
ओपेक प्लस ने जो टारगेट तय किया था प्रोडक्शन का, उसके मुकाबले 2.6 मिलियन मतलब 26 लाख बैरल कम उत्पादन कर रहा है रोज का। ये भी एक बड़ी वजह है कच्चे तेल में तेजी की। अब लेकिन आर.एस. पांडे सर, आप जरा बताएं, मैं आपसे दो चीजें बड़ा संक्षेप में पूछना चाह रहा हूं, इसका जवाब भी। एक बात तो ये कि आप लोगों ने कहा कि हाँ, चाइना में अगर डिमांड घट भी जाती है तो उसका बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इससे आगे का सवाल ये पूछ रहा हूं कि अभी तो शंघाई के 7 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, बीजिंग में अलर्ट है, लेकिन अगर चाइना का ये कोरोना और बढ़ता है, चाइना के कुछ और बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेता है, तब भी क्या इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? पहला सवाल। और दूसरा कि अब आपका नया, अगर आप कह रहे हैं कि दाम नहीं कम होंगे, बढ़ेंगे, तेजी के फंडामेंटल है, तो क्या प्राइस टारगेट ध्यान में रखना चाहिए? क्या 130 140 डॉलर की बात ठीक है? देखिए, ये कोरोना चाइना में किस हद तक बढ़ेगा अब ये कहा नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा बढ़ेगा, यदि वहाँ के प्रोडक्शन सिस्टम बंद हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अभी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चाइना को छोड़िए, सिंगापुर में इतना ट्रैफिक है, चल रहा है। लेकिन एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो समझने की है कि दुनिया में इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ा हुआ है। अमेरिका में भी काफी इन्फ्लेशन, हमसे ज्यादा इन्फ्लेशन, और अमेरिका में तो रिसेशन की बात कही जा रही है। आजकल समर में ये गैसोलीन का डिमांड बढ़ गया है, ये सही है, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था पर असर पड़ गया, नेगेटिव असर पड़ गया, तो डिमांड डाउन होता है। 2008 में क्या हुआ? मैं पेट्रोलियम सेक्रेटरी था, शर्मा जी भी चेयरमैन थे। उस समय एकाएक 147 बढ़ा और विंटर आते आते 40 हो गया। 40 होने का कारण यही था कि डिमांड कम हो गई, अर्थव्यवस्था दुनिया की काफी लुढ़कने लगी। इस बार भी अगर स्टैगफ्लेशन की जो बात हो रही है वो होने लगा तो डिमांड कम हो जाएंगे, ये कोरोना के अलावा भी। और अगर ये क्रूड के दाम अगर 130-35 पर ज्यादा दिन रह गए तब तो अर्थव्यवस्था में कमी आनी बिल्कुल स्वाभाविक है, नेचुरल है। ये डिमांड डिस्ट्रक्शन की जो बात कहते हैं, उस टाइम में अर्थव्यवस्था कम होने लगती है, डिमांड एकाएक गिरने लगता है, फिर तेल का दाम भी गिरने लगता है। तो अभी जो स्थिति है वो अनसर्टेन है। मुझे नहीं लगता कि सब मिला जुला के जो एफर्ट्स चल रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के, रसिया के तेल को इधर उधर भेजने के, पहले जो मैंने बात कही, और आगे अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि 150 और 55 पे चलेगा और ये सस्टेन होगा। कोई ना कोई रास्ता दुनिया जरूर निकाल लेगी, लेकिन अभी लुढ़कने के कोई आसार नहीं। अभी जो स्तर चल रहा है इससे ऊपर ही जाएगा, इससे लुढ़कने के कोई ऊपर में सर आप कहाँ तक सोच रहे हैं? मतलब 130 135? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 130 135 कितना होगा। अभी शंघाई का कुछ होता है फिर कम हो जाता है, फिर लॉकडाउन हटता है थोड़ा बढ़ जाता है, कहीं कोई रिजर्व से लाके दे देता है तो दाम कम हो जाते हैं। ये सब टेम्परेरी बातें हैं, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड अभी तक जो ट्रेंड है वो यही है कि सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस है, सप्लाई में कमी है, दाम बढ़ेंगे। और दाम डिमांड कम करने के और सप्लाई बढ़ाने के जो रास्ते ढूंढे जा रहे हैं वो मैंने बताया, अगर उसमें सक्सेस हो गया तो दाम फिर कम आ जाएगा। अब किशोर जी आप जरा बताइए सर, आपका प्राइस टारगेट इस सिनेरियो में क्या है? आई थिंक सी प्राइस टारगेट मतलब एग्जैक्टली इज डिफिकल्ट। मेरे हिसाब से 145 से 150 के बीच में कहीं पे भी पहुंच सकता है, बट आप ये बोल सकता है कि ऑलरेडी इतना बढ़ गया है, यहाँ से करेक्शंस नहीं आएगा क्या? मैं ट्रेडर्स को एक चेतावनी देना चाहूंगा, बिकॉज ये बहुत ही हाईली न्यूज ड्रिवन सेंसिटिव मार्केट होगा। सो अगर कुछ ऐसा न्यूज आता है तो एक दिन में जो ट्रेंड बदलेगा नहीं, भाई एक दिन में 10-12 डॉलर 15 डॉलर नीचे गिर सकता है। वो एक आप समझ के क्रूड में ट्रेड करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 145 147 के आसपास का जो है इंडिया में अगर देखेंगे आपको 77-78 का भी अगर रुपये डॉलर पकड़ेंगे तो प्रॉब्ली आपको 11,000 के ऊपर का जो लेवल्स हम लोग देखने के लिए मिल सकता है। तो आई थिंक 11,000-11,500 का लेवल इंडिया में देख सकते हैं। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका, आर.एस. शर्मा जी आपका और आर.एस. पांडे जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में क्रूड मार्केट पर बात करने के लिए कि आगे आखिर क्रूड मार्केट में होगा क्या, फंडामेंटल कैसे हैं, दाम किस तरफ जाएंगे, इस पर बहुत डिटेल में चर्चा आप लोगों ने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।